ऑपरेशन फर्जीवाड़ा, क्या उत्तर प्रदेश के नोएडा में बिल्डर निगम कायदे कानूनों को ताक पर रख रहे हैं? क्या वाकई में बिल्डर बायर्स के साथ धोखा कर रहे हैं? ये सवाल क्यों? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नोएडा के सेक्टर 62 से आए एक ऐसे ही मामले की ओर, जहां आरोप बेहद संगीन है। आरोप यह है कि बिल्डर ने बिना लैंड यूज चेंज कराए जनता के साथ खेल कर रहे हैं। मामला नोएडा के सेक्टर 62 का बताया जा रहा है, जहां भूखंड संख्या 837, 38 प्लॉट को एडिंग और डाटा प्रोसेसिंग फॉर न्यूज़पेपर, टीवी, फिल्म, वीडियो, ऑडियो, स्टूडियो, ऑफिस के लिए आवंटित किया गया था। यानी ये प्लॉट मीडिया यूज के लिए किसी मीडिया संस्थान को आवंटित किया गया था, मगर आरोप ये लग रहे हैं कि बाद में इसे किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया गया है। पर आरोप ये है कि इसे अब चंबल प्राइवेट लिमिटेड और आनंद हैबिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा बिना लैंड यूज बदले इसे ऑफिस स्पेस और आईटी कंपनियों को मोटे रकम में बेचा जा रहा है। यानी कि नियमों को ताक पर रखकर खेल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रेरा की सरकारी वेबसाइट पर भी इस प्लॉट को मीडिया यूज के लिए आवंटित प्लॉट के तौर पर ही दर्शाया गया है और इसकी जानकारी सार्वजनिक है, लेकिन उस लैंड को दूसरी तरह से यूज किया जा रहा है, जिसके बाद कई सवाल है। सवाल ये कि आखिरकार इस पर अब तक किसी की कोई नजर क्यों नहीं पड़ी। सवाल ये भी कि बिना प्राधिकरण की मर्जी से ये कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे है। सवाल ये भी कि क्या इसमें प्राधिकरण की भी मिलीभगत है या फिर जानबूझकर सभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि बिल्डर पर लगाए गए आरोप के बाद प्राधिकरण क्या कार्रवाई करता है या फिर नहीं करता है। और दाल में कुछ और ही काला एक बार सभी को सामने नजर आता है, तो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा या फिर नहीं। बायर्स के साथ इस तरीके से धोखा किया जा रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई इस तरीके से पानी में बहाया जा रहा है। तो नोएडा में खेल है, कैपिटल एवेन्यू प्रोजेक्ट पर सवाल कई है और आरोप संगीन है। अब इसकी जांच कब तक होगी और जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, जांच की भी जाएगी या फिर नहीं, देखना बेहद अहम होगा। तो सेक्टर 62 में यह फर्जीवाड़ा चल रहा है। बेशकीमती जमीन पर अरबों का खेल किया गया है। बिल्डर्स धोखेबाज, बायर्स के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया है। जमीन जी आईटीएस को अलॉट ना होकर मीडिया के नाम पे प्लॉट अलॉट हुआ था। ये बेचा जा रहा है जी आईटीएस कह के। सरकार को बहुत रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है जी, आम जनता के पैसे को लूटा जा रहा है और इसमें मुझे लगता है जी सरकार भी इन्वॉल्व लग रही है। कहीं कहीं न्याय होना चाहिए जी। अगर कोई गलत कर रहा है तो जी सारे समाज को पता लगना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। प्लॉट दैनिक भास्कर को मीडिया के नाम पर अलॉट हुआ था। चंबल नाम की किसी कंपनी ने इसे खरीदा और आनंद नाम के किसी दूसरी कंपनी के साथ जेवी करके इसको प्राइवेट आईटीएस का प्लॉट बताकर लोगों को छोटे छोटे ऑफिस बनाकर बेचे जा रहे हैं जी। रेरा में अगर आप देखोगे वेबसाइट पे तो जी ये मीडिया का ही प्लॉट दिखाया जा रहा है। वहाँ पे भी सरकारी वेबसाइट है, कोई भी जाके देख सकता है। उस पर काम देखो तो जी पूरी बिल्डिंग ही खड़ी है। तो सरकारी जमीन की इस तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है और ऐसे में जनता त्रस्त है। इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नोएडा के सबसे पॉश सेक्टर 62 में इस तरीके से बायर्स के साथ खेल किया जा रहा है। जो प्लॉट मीडिया लाइन को आवंटित की गई थी उसे अब आईटी विभाग को बेचा जा रहा है और ये प्लॉट अभी भी सार्वजनिक तौर पर मीडिया फील्ड को आवंटित की गई है। तो बायर्स के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। अब किस किस की इस पूरे मामले में मिली भगत है और कब तक जांच की जाती है, प्राधिकरण जांच करता भी है या फिर नहीं, तो जनता की गाढ़ी कमाई पर अब इस तरीके से ये तमाम एक्शन कब तक लिया जाता है। खुफिया कैमरे में सबूत कई हैं और ऐसे में लगातार जो आम जनता है वो अपील कर रही है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला 62 का है, नोएडा के सेक्टर 62 के पॉश इलाके का ये मामला है, जहां पर प्राधिकरण के नियमों का इस तरीके से मजाक बनाया गया है। किसकी मिली भगत है
तो अधिकारियों की साठगांठ से क्या ये भ्रष्टाचार का खेल रचा गया है? क्योंकि जिस तरीके से प्लॉट के कागज देखे या फिर सार्वजनिक तौर पर ये प्लॉट, ये सरकारी जमीन मीडिया फील्ड के लोगों को मीडिया फील्ड के लिए इसे आवंटित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इस बेशकीमती जमीन पर इस तरीके से डील की जा रही है और बायर्स के साथ ये गंदा खेल खेला जा रहा है। तो नोएडा के सबसे पॉश सेक्टर 62 में इस तरीके से फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है। बेशकीमती जमीन पर अरबों का खेल खेला गया है। कब तक इसकी जांच होगी और इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है, कौन है इसका मास्टरमाइंड? क्या प्राधिकरण को इस बात की जानकारी नहीं है, इसका अंदाजा नहीं है? और अगर हाँ इसका अंदाजा है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये तमाम सवाल है। तो सरकारी जमीन की बंदरबांट इस तरीके से की जा रही है। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। संगम में गूंजेंगे काशी के डमरू। विशेष तौर पर बुलाए गए हैं डमरू वादक। महानिर्वाण अखाड़े का नगर प्रवेश अद्भुत अकल्पनीय महाकुंभ होने वाला है। रथ पर रखे जाते हैं सिंहासन। हर सिंहासन का अलग अलग महत्व है। तो महाकुंभ को लेकर महा तैयारियां तेज और इस बार का महाकुंभ बेहद भव्य होने वाला है। बेहद अलौकिक और अद्भुत नजारा महाकुंभ से सामने आएगा। संगम में काशी के डमरू गूंजते हुए श्रद्धालुओं को सुनाई देंगे। विशेष तौर पर बुलाए जा रहे हैं डमरू वादक। तो इस बार का नजारा महाकुंभ का अद्भुत होने वाला है। भव्य तैयारियां अब खत्म हो चली है। 13 जनवरी से महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है और इसी बीच संगम में महाकुंभ मेले के दौरान काशी का डमरू भी गूंजता हुआ नजर आएगा। विशेष तौर पर डमरू वादक बुलाए जा रहे हैं। तो इस बार का महाकुंभ का दृश्य बेहद अलौकिक होने वाला है, अद्भुत होने वाला है और इसकी तमाम तैयारियां कर ली गई है। तो रथ पर रखे जाते हैं सिंहासन। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शोएब, अब संगम नगरी में इस महाकुंभ का जो दृश्य होगा वो बेहद अलौकिक होगा, बेहद भव्य होगा। डमरू वादक को बुलाया जा रहा है, क्या कुछ खास होने वाला है इस बार? लेकिन निश्चित तौर पर 2025 नए साल की शुरुआत के साथ ही महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बचे हुए दिनों में जिस तरह से अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं, अब तक 5 अखाड़े जो है वो छावनी प्रवेश कर चुके हैं। यानी कुंभ जो नगर है वहाँ पे वो आवास जो बने हैं, उनकी कुटिया जो बनी है वहाँ पे रहने लगे हैं। और 13 अखाड़े देश के हैं। इन 13 अखाड़ों में जो बचे हुए अखाड़े वो भी जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि 13 जनवरी को पहला स्नान पर्व है। और अगर आप शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान भी इस बार नाम दिया गया है, उसकी शुरुआत 14 तारीख को होगी, जिसमें जो अखाड़े हैं वो क्रमवार तरीके से आते हैं। और खासतौर से देश दुनिया से लोग इस स्नान पर्व को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें जो नागा साधु हैं उनकी बड़ी संख्या रहती है। खासतौर से जो जूना अखाड़ा है, जो देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसमें सबसे ज्यादा साधु हैं, जो पहले ही छावनी प्रवेश कर चुका है। आज महानिर्वाणी अखाड़े ने प्रवेश किया है और जिस तरह से गाजे बाजे के साथ, पूरे जोश के साथ, साधु संतों की मौजूदगी में, महामंडलेश्वर की मौजूदगी में, नागा साधुओं की मौजूदगी में उन्होंने छावनी प्रवेश किया। एक लंबा जुलूस था उनका, करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर। और जिस तरह से राष्ट्रीय घाट के तहत जो साधु महात्मा है वो बाकायदा जो ट्रैक्टर पर उनके लिए सिंहासन बनाया गया था, उस पर बैठ करके विराजमान होकर के वो अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। ये तमाम दृश्य ऐसे हैं जिसका लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद ये कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। और कुंभ में जिस तरह से ये तमाम साधु संतों की उपस्थिति होती है, इसको देखने और इससे आशीर्वाद लेने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। इस बार 40 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे जो स्नान पर्व है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, उसमें आएंगे। और ऐसे में इस तरह के तमाम साधु महात्मा, डमरू की गूंज और
भजन की गूंज पूरे संगम क्षेत्र में सुनाई देगी और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है अखाड़ों के छावनी प्रवेश के साथ। और धीरे धीरे जब अखाड़ों में साधु महात्मा निवास करने लगेंगे तो ये तमाम नज़ारे जो हैं पूरे 2 महीने तक लोगों को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ये तमाम नज़ारे जिसका इंतजार 12 साल से श्रद्धालु कर रहे हैं, जनता कर रही है, वो नज़ारे दिखने लगे हैं। और बेहद अद्भुत इस बार का महाकुंभ होने वाला है। रथ पर रखे जाते हैं सिंहासन। कितने रथ आएंगे और कितने सिंहासन इस रथ पर विराजमान है और इस सिंहासन का महत्व क्या है शोएब? देखिए, दरअसल ये जो अखाड़े हैं इनके अलग अलग अखाड़ों में साधु संतों की जो उनसे जुड़े साधु संतों की संख्या होती है। अब हर अखाड़े में जो महात्माओं की संख्या है, जिसमें जो वरिष्ठ महात्मा है, महामंडलेश्वर है, जो पद आसीन है, उनके लिए ये बाकायदा रथ और ये सिंहासन रखा जाता है। ये उनके सम्मान में, क्योंकि उनकी एक तरह से भक्तों में बहुत आदर होता है, उनको पूजनीय माना जाता है और उनके सम्मान में उनको पूरी तरीके से राष्ट्रीय अंदाज से उनको मेले में प्रवेश कराया जाता है। न सिर्फ लोगों के श्रद्धालु के लोग रहते हैं, जो प्रशासनिक अमला है वो उनका आवभगत, उनका स्वागत करता है। जब वो मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उन पर माल्यार्पण करना, फूल की वर्षा करना, ये सारे चीजें उनके सम्मान में की जाती है। और जिस संख्या में महात्मा या महामंडलेश्वर होते हैं उस हिसाब से उसकी व्यवस्थाएं की जाती है। अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग संख्या होती है, अलग अलग साधु संतों की, अलग अलग नागा साधुओं की संख्या होती है। इसी सब अखाड़ों का अपना अलग अलग महत्व है और इसी वजह से लोग अलग अलग तारीखों पर इस तरह से छावनी प्रवेश कर रहे हैं। और आने वाले 13 तारीख से जब स्नान पर्व शुरू होगा तो इनके आशीर्वाद लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल, साधु संतों का आशीर्वाद मिले। और ऐसे में ये तमाम दृश्य संगम नगरी से सामने आ रहे हैं। महानिर्वाण अखाड़े का आज नगर प्रवेश हुआ है। क्या कुछ अद्भुत देखने को मिला, साथ ही साथ कितना महत्वपूर्ण है ये अखाड़ा, ये भी बताइए शोएब। देखिए, काफी प्राचीन अखाड़ा है और एक लंबा जुलूस इस अखाड़े का रहा है, जो करीब 4 से 5 घंटे इनको समय लगा है अपने स्थान से निकल करके कुंभ क्षेत्र में इनको प्रवेश करना था। आगे आगे बैंड की तमाम पार्टियां थी, तमाम धार्मिक जो भजन और गीत है उसकी धुनों पर वो एक तरह से उनका स्वागत कर रहे थे। पीछे एक लंबा साधु संतों का अलग अलग पंक्तियों में एक तरह से कह सकते हैं उनका आगमन हो रहा था, जिनको देखने, जिनका आशीर्वाद देने के लिए जिस ओर से इनका, जिस रूट से इनका गुजर हो रहा था, जिस रूट से निकल रहे थे, वहाँ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई। और ये अब अपने जो छावनी इनकी बनी हुई है कुंभ क्षेत्र में, जहाँ अखाड़ा नगर कह सकते हैं, जहाँ पे अखाड़ों का आवास है, अलग अलग अखाड़ों के अपने अपने कैंप, और उसी में ये प्रवेश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो 14 तारीख को जब अमृत स्नान, यानी जिसे शाही स्नान कहा जाता है, यही अखाड़े से मुहूर्त पर जब स्नान करने के लिए जाएंगे तो इस दृश्य को देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि दुनिया से लोग आते हैं। इसमें जिस तरह से साधु संतों में उत्साह होता है, नागा साधुओं में जिस तरह से उत्साह होता है, जिस तरह से अटकेलियाँ खाते हुए, जिस तरह से एकदम भाव विभोर होकर के माँ गंगा से आशीर्वाद देने ये लोग जाते हैं, वो सारे दृश्य अपने आप में अपनी कहानी बयां करते हैं। और अब उसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। छावनी प्रवेश के साथ अब मेले एक तरह से बसना शुरू हो चुका है। अद्भुत दृश्य के साथ महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और बेहद अलौकिक महाकुंभ ये होने वाला है। वो तमाम दृश्य को लेकर अब जनता बेहद उत्साहित है, श्रद्धालु बेहद उत्साहित है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है महाकुंभ को लेकर। प्रयागराज अतिथि देवो भव का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, कोई प्रोफेशनल्स हों, कोई सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी हों, और विशेष तौर से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सबको बारी बारी से मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के, चूंकि प्रयागराज मेजबान की भूमिका में है और कई कुंभ और माघ मेले बड़े स्तर पे संपन्न कराने का काम किया है, तो इस बार चूंकि सबसे बड़ा समागम संगम के तट पर होने वाला है, तो लोग अपने दायित्व को भी समझें
कि अगर कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम उसकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, वह सकुशल आए और सकुशल अपने घरों को वापस आए। हम देख रहे हैं कि आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कई दफा यहाँ पर आते देखिए, अब इतना बड़ा समागम है जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से, समाजों की दृष्टि से, संस्थाओं की दृष्टि से, सबका एक संगम है यहाँ प्रयागराज में। तो ऐसे समय में सबका दायित्व बढ़ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी तो लगातार आ ही रहे हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ उपस्थित। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अगर आप ANI के माध्यम से उत्तर प्रदेश समस्त पूरे देशवासियों से अपील करना चाहें कि प्रयागराज आवें और तीर्थस्थली प्रयागराज के दर्शन, ये हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं। हमें ANI के माध्यम से भी अपने प्रदेश के दूसरे जनपदों से, देश के अलग अलग राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए भारतवासियों से, भारतवंशियों से अपील भी करते हैं कि आवें, प्रयागराज के दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ, ग्रीन कुंभ को देखें और यहाँ की जो स्मृतियां हैं अपने साथ संग्रहित करके ले जाएं। और प्रयागराज में हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, सभी मार्गों से आवागमन की बहुत बेहतरीन सुविधा है और सबको आमंत्रित करते हैं, सब लोग आएं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज अब मेजबानी करने को तैयार है और सभी को निमंत्रित भी केशव प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।